हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से गेनर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं रेनू आज आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी 11th क्लास साइकोलॉजी का 6th अध्याय सीखना। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर जो आपके एग्जाम व्यू से इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। क्या पूछा गया है? सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, सीखना क्या है, इसकी विशिष्ट विशेषताएं क्या है। जान लेते हैं सीखना किसे कहते हैं। सीखना अनुभव या अभ्यास द्वारा उत्पन्न व्यवहार या व्यवहारिक क्षमता में कोई भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। यानी कि इसमें क्या बताया गया है कि सीखने जब भी कोई व्यक्ति किसी कार्य को सीखता है तो उसमें अनुभव शामिल होते हैं और जो है बार बार किया हुआ अभ्यास शामिल होता है। अनुभव और अभ्यास के द्वारा ही व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है जो कि स्थायी रूप से उसके व्यवहार को परिवर्तित कर देता है। ओके, उसके बाद हम जान लेते हैं सीखने की विशेषताओं के बारे में। पहली विशेषता में हमें क्या बताया गया है कि सीखने में हमेशा कुछ प्रकार के अनुभव शामिल होते हैं। सीखने के कारण होने वाले व्यवहारिक परिवर्तन अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं। सीखने में मनोवैज्ञानिक घटनाओं का एक क्रम शामिल होता है। ओके, ये होता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। एंड उसके बाद देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्या पूछा गया है कि शास्त्रीय कंडीशनिंग एसोसिएशंस द्वारा सीखने को कैसे प्रदर्शित किया गया है। यानी कि आपकी बुक में जो दे रखा है ना, प्राचीन अनुबंध किसे कहते हैं, वो क्वेश्चन है हमारा। उसके बारे में जान लेते हैं। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि प्राचीन अनुबंध किसके द्वारा दिया गया है, इसमें क्या क्या पूछा गया है और पूरी डिटेल में जो है इसे बताइए। 5 नंबर का कई बार क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है फाइनल एग्जाम में। ओके, तो क्या है जान लेते हैं। इस प्रकार के सीखने की पहली जांच जो है इवान पावलोव के द्वारा की गई थी। ओके, वह मुख्य रूप से पाचन के शरीर विज्ञान में रुचि रखते थे। इवान पावलोव ने जो है किसके ऊपर अध्ययन किए हैं, अपने पाचन क्रियाओं के ऊपर। ओके, अपने अध्याय के दौरान उन्होंने देखा कि कुत्ते जिन पर वह अपने प्रयोग कर रहे थे, जैसे ही उन्होंने खाली प्लेट देखी जिसमें भोजन परोसा गया था, लार का स्त्राव करना शुरू कर देता है। ये जो इवान पावलोव कुत्तों के ऊपर जो है परीक्षण कर रहे हैं और क्या बाद में जो है इनको निष्कर्ष निकल के आता है, वो सब इन्होंने जो है अपने प्रयोग में बताया हुआ है। ओके, जैसा कि आप जानते ही होंगे, लार का स्त्राव भोजन या मुंह में किसी चीज के प्रति एक प्रतिवर्त प्रक्रिया है। ओके, इवान पावलोव ने इस क्रिया को विस्तार से समझाने के लिए एक प्रयोग तैयार किया जिसमें कुत्तों को एक बार फिर से उपयोग किया गया। तो इन्होंने 2 चरण लिए हैं। पहले चरण में क्या बताया है, एक कुत्ते को एक बॉक्स में रखा गया और उसे बांध दिया गया। कुत्ते को कुछ समय के लिए बॉक्स में छोड़ दिया गया। इसे अलग अलग दिनों में कई बार दोहराया गया। ऐसा ही उसके साथ जो है कई बार किया गया। इस बीच एक साधारण सर्जरी की गई और एक ट्यूब का एक छोर कुत्ते के जबड़े में डाला गया और जो है दूसरे ट्यूब का दूसरा छोर जो है गिलास में डाला गया, ताकि जो है भोजन जैसे ही कुत्ता देखता है तो उसकी जो लार बनती है वो गिलास में चली जाए और उसकी क्वांटिटी पता की जाए। ओके, प्रयोग के दूसरे चरण में क्या बताया गया है, कुत्ते को भूखा रखा गया और उसे रस्सी से बांध दिया गया जिसमें ट्यूब का एक छोर जबड़े में और दूसरा जो है वो जार में रखा गया। एक घंटी बजाई गई और उसके तुरंत बाद कुत्ते को भोजन परोसा गया। 1-2 दिन के लिए तो उन्होंने ये करके देखा, जैसे ही घंटी बजी भोजन परोस दिया गया, कुत्ते को इसे खाने दिया गया। ओके, उसके बाद क्या हुआ, खाने दिया गया। अगले दिन क्या किया, अगले कुछ दिनों तक जब भी
जो है वो भोजन दिया गया तो उससे पहले घंटी की आवाज़ आई। ऐसे कई परीक्षणों के बाद एक परीक्षण शुरू किया गया जिसमें कुछ पिछले परीक्षणों जैसा ही था, सिवाय इसके कि घंटी बजाने के बाद उसे किसी प्रकार का कोई भोजन नहीं दिया गया। ओके, कुत्ते ने अभी भी घंटी की आवाज़ सुनते ही लार टपकाई, क्योंकि उसे पहले जैसा उसके साथ बनता आ रहा था कि जैसे ही घंटी बजेगी उसे भोजन मिल जाएगा। 5-6 बार तो उन्होंने ऐसा किया, लेकिन जैसे ही नेक्स्ट बार ऐसे किया तो सिंपल उन्होंने घंटी बजाई, उसके साथ किसी प्रकार का भोजन नहीं दिया गया। तो इसमें आगे क्या बताया गया है, प्रस्तुति की उम्मीद करते हुए, क्योंकि घंटी की आवाज़ उसके साथ जुड़ गई थी कि जैसे ही घंटी बजेगी उसे खाना मिलेगा, तो उसने जो है अपने लार का स्राव करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे कुत्ते को पता चल गया कि अकेली घंटी बज रही है, भोजन नहीं मिल रहा है, तो उसके लार का स्राव जो है वो कम हो गया। इसी को अनुबंधन का नियम जो है बताया गया है सिंपली। ओके, तो इसमें क्या है आगे, घंटी और भोजन के बीच इस संबंध में परिणाम स्वरूप कुत्ते द्वारा जो है नई प्रक्रिया प्राप्त हुई, यानी घंटी की आवाज़ पर लार टपकाना। इसे कंडीशनिंग कहा जाता है। यानी कि जब ही उसे भोजन भी नहीं दिया गया, जैसे ही घंटी बजती है लार का आना जो है वो कंडीशनिंग की थ्योरी जो इवान पावलोव के द्वारा प्रदर्शित की गई है। आपने देखा होगा कि सभी कुत्तों को जब भोजन दिया जाता है तो वे लार टपकाते हैं। इस प्रकार भोजन एक अनकंडीशनिंग स्टिमुलस है और इसके बाद लार टपकाना एक कंडीशनिंग रिस्पॉन्स है। कंडीशनिंग के बाद घंटी की आवाज़ की उपस्थिति में लार टपकाना शुरू हो गया। घंटी एक कंडीशनिंग स्टिमुलस बन जाती है और लार का स्राव एक कंडीशन रिस्पॉन्स बन जाता है। इस तरह की कंडीशनिंग और क्लासिकल कंडीशनिंग कहा जाता है इसी को। ओके, उसके बाद इसमें क्या बताया गया है, यह स्पष्ट है कि क्लासिकल कंडीशनिंग में सीखने की स्थिति ऐसे सीखने की है जिसमें एक उत्तेजना दूसरी उत्तेजना के लिए संकेत बन जाती है। यानी कि एक उत्तेजना घंटी की आवाज़, दूसरी उत्तेजना भोजन। जैसे ही कुत्ते ने ये सोचा घंटी बजेगी भोजन मिलेगा, तो एक उत्तेजना जो है दूसरे उत्तेजना के लिए संकेत बन जाती है। यह एक उत्तेजना दूसरी उत्तेजना की संभावित घटना को दर्शाती है। तो ये है हमारी प्राचीन अनुबंध की थ्योरी इवान पावलोव के द्वारा दी गई है, तो आप इससे अच्छे से रीड कर लेना। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बढ़ते हुए बच्चे, क्या पूछा गया है, बढ़ते हुए बच्चे के लिए एक अच्छा रोल मॉडल बहुत ज़रूरी है। ये हमें बात बतानी है कि क्या वाकई में ही बहुत ज़रूरी है या नहीं है। इस बात पर चर्चा कीजिए कि किस तरह की शिक्षा को बढ़ावा दे सकती है, किस तरह की शिक्षा देकर इसे बढ़ाया जा सकता है। बच्चे अपने रोल मॉडल की नकल करते हैं। रोल मॉडल का मतलब हो गया कि बच्चे जो है अपने आसपास, अपने परिवार में, बाहर जो है रिश्तेदारी में, कहीं पे भी अपने बड़े जो है उनसे बड़े जो व्यक्ति हैं उनको देखते हैं और उनकी नकल करते हैं। ओके, सबसे ज़्यादा बच्चा जो है अपने परिवार से सीखता है। जैसा परिवार होगा बच्चे के अंदर वैसे ही गुण विद्यमान होंगे। फिर उसके बाद जो है वो स्कूल में सीखता है, जैसी संगति में रहेगा उसका जो है उसके ऊपर असर पड़ेगा। तो एक रोल मॉडल का, अच्छे या बुरे रोल मॉडल का एक बच्चे के ऊपर, एक व्यक्ति के ऊपर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। ओके, आगे देख लेते हैं इसमें क्या बताया गया है। वे यह आकार देने में मदद करते हैं कि बढ़ते हुए बच्चे स्कूल, रिश्तों या मुश्किल फैसले लेते समय कैसा व्यवहार करते हैं। यानी कि जैसा सीखेंगे वैसा ही व्यवहार करेंगे। बच्चे ज़्यादातर सामाजिक व्यवहार उन्हें देखकर और उनका अनुसरण करके सीखते हैं, जैसे कपड़े पहनना, बाल बनाना और समाज में खुद का आचरण करने का तरीका उन्हें देखकर सीखा जाता है। साथ ही बच्चे रोल मॉडल को देखकर व्यक्तित्व की विभिन्न विशेषताएं सीख लेते हैं और उन्हें विकसित करते हैं। और कई बार क्या होता है कि आक्रामकता, समाज समर्थक व्यवहार, शिष्टाचार, विनम्रता, परिश्रम, आलस्य
भी उन्हें ही देखकर हासिल होते हैं। इसीलिए बढ़ते हुए बच्चे के लिए एक अच्छा रोल मॉडल होना बहुत ज़रूरी है, जो कि उसके संपूर्ण जीवन को विकसित कर सके और जो है अच्छा बेहतर जीवन बनाने में उसकी मदद कर सके। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अब क्या पूछा गया है? मौखिक सीखने का अध्ययन करने की प्रक्रिया की व्याख्या करें। मौखिक सीखने का अध्ययन, प्रत्येक विधि का उपयोग किसी प्रकार की मौखिक सामग्री के सीखने के बारे में विशिष्ट प्रश्नों की जांच करने के लिए किया जाता है। मौखिक सीखने के अध्ययन में क्या होता है? मनोवैज्ञानिक निरर्थ शब्दांश, परिचित शब्द होते हैं, अपरिचित शब्द होते हैं, वाक्य, पैराग्राफ सहित विभिन्न सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। ओके, सबसे पहले क्या बताया गया है? युग्मित सहयोगी अधिगम। इसमें एक ये विधि है, इस विधि के द्वारा जान लेते हैं कैसे जो है मौखिक सीखने का अध्ययन करने की प्रक्रिया को अच्छे से समझ पा रहे हैं हम। यह विधि एसएस कंडीशनिंग और एसआर अधिगम के समान है। इसका उपयोग मातृभाषा के शब्दों में कुछ विदेशी भाषा समकक्षों को सीखने में किया जाता है, यानी कि विदेशी भाषाओं को सीखने में और जो कुछ भाषा के समकक्षों को सीखने में इस विधि का उपयोग किया जाता है, युग्मित सहयोगी अधिगम। सबसे पहले युग्मित सहयोगियों की एक सूची तैयार कर ली जाती है। जोड़ी के पहले शब्द का उपयोग उत्तेजना के रूप में तथा दूसरे शब्द का उपयोग प्रतिक्रिया के रूप में किया जाता है। प्रत्येक जोड़ी के सदस्यों को एक ही भाषा या दो अलग अलग भाषाएं हो सकती है। ओके, ये होगी हमारी पहली विधि। सेकंड विधि में क्या बताया गया है? कर्मिक अधिगम। कर्मिक अधिगम, इस विधि में क्या बताया गया है? मौखिक अधिगम की इस विधि का उपयोग यह जानने के लिए किया जाता है कि प्रतिभागी मौखिक वस्तुओं की सूचियों को कैसे सीखते हैं और इसमें कौन सी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। ओके, सबसे पहले क्या होता है? मौखिक वस्तुओं की सूची यानी निरर्थक शब्दांश, सबसे परिचित या सबसे कम परिचित शब्द, परस्पर संबंधित शब्द आदि तैयार किए जाते हैं। प्रतिभागी को पूरी सूची दे दी जाती है और सूची को दिए गए समान क्रम में वस्तुओं को प्रस्तुत करना होता है। पहले परीक्षण में सूची का पहला आइटम दिखाया जाता है और प्रतिभागी को दूसरे आइटम प्रस्तुत करना होता है। यदि वह निरर्थक समय के भीतर ऐसा करने में विफल रहता है तो प्रयोगकर्ता दूसरा आइटम प्रस्तुत करता है। अब यह आइटम उत्तेजना बन जाता है और प्रतिभागी को तीसरा आइटम यानी प्रक्रिया शब्द बनाना होता है। यदि वह असफल हो जाता है तो प्रयोगकर्ता सही आइटम देता है और चौथे शब्द के लिए उत्तेजना आइटम बन जाता है। इस प्रक्रिया को कर्मिक प्रयासा विधि कहा जाता है, प्रत्याशा विधि कहा जाता है। सीखने के परीक्षण तब तक जारी रहते हैं जब तक कि प्रतिभागी दिए गए क्रम के सभी वस्तुओं का सही ढंग से अनुमान नहीं लगा देता है। तो दो विधियां हमने जान ली और थर्ड में क्या बताया गया है? थर्ड विधि इनकी है फ्री रिकॉल। इस विधि में प्रतिभागियों को शब्दों की एक सूची दे दी जाती है जिसे वे पढ़ते हैं, बोलते हैं। प्रत्येक शब्द को एक्सपोजर विधि की इस निश्चित दर पर दिखाया जाता है। सूची की प्रस्तुति के तुरंत बाद प्रतिभागियों को किसी भी क्रम में शब्दों को याद करने की आवश्यकता होती है। सूची में शब्द आपस में संबंधित या असंबंधित हो सकते हैं। सूची में 10 से अधिक शब्द शामिल हैं। शब्दों को प्रस्तुत क्रम परीक्षण दर परीक्षण बदलता रहता है। इस विधि का उपयोग यह अध्ययन करने के लिए किया जाता है कि प्रतिभागी स्मृति में भंडारण के लिए शब्दों को कैसे व्यवस्थित करते हैं। अध्ययन संकेत देते हैं कि सूचियों की शुरुआत का
शुरुआत या अंत में रखे गए आइटम याद रखने में आसान होते हैं, जबकि बीच में रखे गए आइटम याद करने में कठिन होते हैं। इस पूरे प्रोसेस में क्या बताया गया है, यानी कि सूची दी जाती है उनको बहुत सारे वर्डों को याद करने के लिए, और जो है सबसे व्यक्ति से यह देखा जाता है कि जब वह सबसे पहले जिन शब्दों का उपयोग करता है और लास्ट में जिन शब्दों को वह याद करता है वो तो आसानी से याद कर पाता है, जो बीच के जो वर्ड होते हैं वो वह भूल जाता है। ओके, तो ये बताया गया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। कौशल क्या है? कौशल सीखने के विकास के क्रम। क्या है कि कौशल से तात्पर्य जटिल कार्यों को, कौशल के बारे में हम जान लेते हैं। कौशल से तात्पर्य जटिल कार्यों को कुशलतापूर्वक सीखने की क्षमता से है। यह संज्ञानात्मक साहचर्य और स्वायत्त चरणों से होकर गुजरता है, यानी कि व्यक्ति के अंदर पाए जाने वाला ऐसा गुण जो उसे जटिल से जटिल कार्य करने में सहायता प्रदान करता है। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति जो है मुश्किल से मुश्किल काम को बहुत ही आसानी से कर पाता है। कौशल सीखना गुणात्मक रूप से कई अलग अलग चरणों से होकर गुजरता है। कौशल सीखने के प्रत्येक कर्मिक प्रयास के साथ व्यक्ति का प्रदर्शन सहज या कम प्रयास मांग का हो जाता है। फिट्स के अनुसार कौशल सीखना 3 चरणों से होकर गुजरता है, यानी संज्ञानात्मक, साहचर्य और स्वायत्त। कौशल सीखने के प्रत्येक चरण या चरण में विभिन्न प्रकार की मानसिक प्रक्रियाएं शामिल होती है। कौन कौन सी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं वो हम जान लेते हैं। सबसे पहले है कौशल सीखने में संज्ञानात्मक चरण में, कौशल के संज्ञानात्मक चरण में शिक्षार्थी को निर्देशों को समझने या याद रखना होता है और यह भी समझना होता है कि कार्य कैसे किया जाना है। इस चरण में प्रत्येक बाहरी संकेत, निर्देशात्मक मांग और व्यक्ति की प्रतिक्रिया परिणाम को चेतना में जीवित रखना होता है। दूसरे चरण में क्या बताया गया है? दूसरा चरण साहचर्य का होता है। इस चरण में विभिन्न संवेदी इनपुट या उत्तेजनाएं उचित प्रक्रियाओं से जुड़ी होती हैं। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता है त्रुटियां कम होती जाती है, प्रदर्शन में सुधार होता है और लगने वाला समय भी कम हो जाता है। निरंतर अभ्यास के साथ त्रुटिहीन प्रदर्शन शुरू होता है। हालांकि सीखने वाले को सभी संवेदी इनपुट के प्रति चौकस रहना पड़ता है और प्रत्येक कार्य पर एकाग्रता बनाई रखी जाती है। तीसरे चरण में क्या बताया गया है, यानी स्वायत्त चरण में प्रदर्शन में 2 महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। सहयोगी चरण की ध्वनि संबंधी मांग जो है वो कम हो जाती है और बाहरी कारकों द्वारा बनाया गया हस्तक्षेप कम हो जाता है। अंत में कौशल प्रदर्शन सचेत प्रयास पर न्यूनतम अंक मांगों के साथ स्वचालित प्राप्त करता है। ओके, उसके बाद हम जान लेते हैं 7th क्वेश्चन को। इसमें क्या पूछा गया है? आप सामान्यीकरण और विभेदन के बीच कैसे अंतर कर सकते हैं? जब कोई सीखी हुई प्रक्रिया होती है या किसी नई उत्तेजना द्वारा प्राप्त होती है तो उसे सामान्यीकरण कहते हैं। सामान्यीकरण किसे कहते हैं? जब कोई सीखी हुई प्रतिक्रिया होती है या कोई नई उत्तेजना द्वारा प्राप्त होती है उसे जो है सामान्यीकरण कहा जाता है। मान लीजिए किसी जीव को CS घंटी की रोशनी या ध्वनि की प्रस्तुति पर CR लाल स्राव या अन्य प्रतिवर्ती प्रक्रियाएं प्राप्त करने के लिए अनुकूलित किया गया है। अनुकूलित स्थापित होने के बाद उसे CS जैसे टेलीविजन की घंटी बजाना के समान एक उत्तेजना प्रस्तुत की जाती है। जीव उस पर अनुकूलित प्रक्रिया करता है।
समान उत्तेजनाओं के प्रति समान रूप से प्रतिक्रिया करने की इस घटना को जो है वो सामान्यीकरण कहा जाता है। भेदभाव अंतर के कारण होने वाली प्रक्रियाएं हैं। भेदभाव जो है वो अंतर के कारण होने वाली प्रक्रियाएं हैं। इसमें क्या बताया गया है, मान लीजिए कि बच्चे को लंबी मूंछों वाले एक काले कपड़े पहने व्यक्ति से डरने के लिए अनुकूलित किया गया है। यानी कि जब भी कोई व्यक्ति काली मूंछों वाला और जो है काले कपड़े पहने व्यक्ति को देख लेता है तो वह उसे डर की अनुभूति महसूस करता है। बाद की स्थिति में जब वह दाढ़ी वाले काले कपड़े पहने व्यक्ति को कहीं पर भी देखता है तो उससे वह भयभीत हो जाता है। ओके, तो इसमें और क्या बताया गया है, तो बच्चा डर के लक्षण दिखाता है। बच्चे का डर सामान्यीकृत है। बच्चे का डर सामान्यीकृत है। यह एक अन्य अजनबी से मिलता है जो कि भूरे कपड़े पहने है, साफ सुथरा है। बच्चा कोई डर नहीं दिखाता है। यह भेदभाव का एक उदाहरण है। सामान्यीकरण की घटना का अर्थ भेदभाव की विफलता है। भेदभावपूर्ण प्रतिक्रिया जीव की भेदभाव क्षमता या भेदभाव पर निर्भर करती है। ओके, तो ये होता है हमारा कंप्लीट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या पूछा गया है कि सीखने का हस्तांतरण कैसे होता है। यानी कि जब भी कोई व्यक्ति किसी कार्य को सीख लेता है तो उसका हस्तांतरण कैसे होता है। हस्तांतरण का मतलब होता है कोई भी सीखी हुई क्रिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक लेके जाना। ओके, हमारे पास जो ज्ञान है वो दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना। तो इसमें क्या बताया गया है हम देख लेते हैं। सीखने के हस्तांतरण शब्द को अक्सर प्रशिक्षण या हस्तांतरण प्रभाव कहा जाता है। यह नए सीखने पर पिछले सीखने के प्रभावों को संदर्भित करता है। यदि पहले की सीख वर्तमान सीखने को सुविधाजनक बनाती है तो हस्तांतरण को सकारात्मक माना गया है। यानी कि कोई व्यक्ति जो है किसी कार्य को वर्तमान में किसी कार्य को उसने सीख लिया और जो है पहले उसने कुछ सीख रखा है और वर्तमान में भी उसे वैसा ही कुछ सीखने को मिल रहा है, उसे वह सुविधा प्रदान कर रही है वह स्थिति, तो उसके हस्तांतरण पर जो है वो सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यदि नया सीखना मंद है, यानी कि उसने पहले से बहुत कुछ सीखा हुआ है, जो नई चीज वो सीख रहा है उसका प्रभाव मंद है तो उसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सुविधा या मंद प्रभाव की अनुपस्थिति का मतलब शून्य स्थानांतरण है। ओके, उसके बाद क्या बताया गया है, मनोवैज्ञानिक हस्तांतरण प्रभावों के अध्ययन में विशिष्ट प्रयोगात्मक डिजाइनों का उपयोग करते हैं। जानना चाहते हैं कि आप अंग्रेजी भाषा सीखने से फ्रेंच सीखने पर अक्सर पड़ता है। इसका अध्ययन करने के लिए आप प्रतिभागियों का एक बड़ा नमूना चुनते हैं। अब आप नमूने को याच्छादिक के रूप में दो समूहों में विभाजित करते हैं। एक का प्रयोग प्रायोगिक स्थिति में और दूसरे का नियंत्रण समूह के रूप में किया जाता है। प्रायोगिक को प्रतिभागियों का प्रायोगिक समूह 1 वर्ष तक एक अंग्रेजी भाषा सीखता है और अंग्रेजी में उनकी उपलब्धि का पता लगाने के लिए उनका प्रशिक्षण किया जाता है। दूसरे वर्ष में वे फ्रेंच सीखते हैं। अंत में इस समूह का फ्रेंच में उपलब्धि स्कोर का पता लगाने का प्रशिक्षण किया जाता है। पहले चरण में नियंत्रण समूह अंग्रेजी भाषा नहीं सीख पाते हैं और 1 वर्ष तक केवल अपना नियमित कार्य करता है। दूसरे वर्ष में वे प्रतिभागी 1 वर्ष तक फ्रेंच सीखते हैं। उसके बाद क्या होता है, सीखते हैं और उनके उपलब्धि स्कोर प्राप्त किए जाते हैं। फिर दोनों समूहों के फ्रेंच में उपलब्ध स्कोर की तुलना की जाती है। यदि प्रायोगिक समूह का उपलब्ध स्कोर नियंत्रित समूह से अधिक है तो इसका अर्थ है कि सकारात्मक हस्तांतरण हुआ है। यदि स्कोर नियंत्रित समूह से कम है, नकारात्मक हस्तांतरण हुआ है। यदि दोनों समूह समान रूप से अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं
तो हस्तांतरण पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, शून्य प्रभाव पड़ता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या पूछा गया है। सीखने के लिए प्रेरणा एक शर्त क्यों है? प्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेशन। किसी भी चीज को सीखने के लिए मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है। मोटिवेशन जो है व्यक्ति को अंदर से जागरूक करता है, उसे किसी भी कार्य को करने के लिए जो है उत्साहित करता है। तो प्रेरणा का होना बहुत जरूरी है। तो देख लेते हैं क्या पूछा गया है इसमें। सभी जीवित जीवों को जीवित रहने की जरूरतें होती है। सभी जीवित जीवों को जीवित रहने की जरूरतें होती हैं। इसके अलावा मनुष्य की वृद्धि की जरूरतें भी होती हैं। प्रेरणा एक मानसिक और साथ ही शारीरिक स्थिति है जो किसी जीव को वर्तमान जरूरत को पूरा करने के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। यानी कि व्यक्ति कैसे अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, प्रेरणा जो है उसे मोटिवेशन देती है। ओके, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं प्रेरणा किसी जीव को किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जोरदार तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। ओके, ऐसे कार्य तब तक जारी रहते हैं जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए या उसकी जरूरत पूरी न हो जाए। सीखने के लिए प्रेरणा एक शर्त है। जब माँ घर में नहीं होती है, बच्चा रसोई में, उदाहरण के तौर पर हमें बताया गया है, ये देख लेते हैं। बच्चा रसोई में क्यों खाना खोजता है? ऐसा इसीलिए करता है क्योंकि उसे खाने के लिए जो मिठाई की जरूरत होती है, जिसके लिए वह उस जार को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है जिसमें मिठाइयाँ रखी जाती हैं। भोजन की तलाश के दौरान बच्चा जार का स्थान जान जाता है। एक भूखे चूहे को एक डिब्बे में रखा जाता है। जानवर भोजन के लिए डिब्बे में खोजता है। संयोग से वह एक लीवर को दबा देता है, भोजन डिब्बे में गिर जाता है। इस तरह की गतिविधि के बार बार अनुभव के साथ जानवरों को यहाँ रखे जाने की तुरंत बाद लीवर दबाते ही जो है वो सीख लेते हैं, वो भोजन वगैरह उन्हें प्राप्त हो जाता है। ओके, यानी कि सीखने के लिए हम कह सकते हैं सीखने के लिए प्रेरणा का होना बहुत जरूरी है, जो कि हमें किसी भी कार्य को आसानी से कर पाने में हमारी सहायता करता है। ओके, उसके बाद हम जान लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। सीखने के लिए तैयारी की धारणा का क्या अर्थ है? यानी कि जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो तैयारी का क्या रोल है, इसमें देख लेते हैं। विभिन्न प्रजातियों के सदस्य अपनी संवेदी क्षमताओं और प्रतिक्रिया क्षमताओं में एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं। एसएस या एसआर जैसे संघों को स्थापित करने के लिए आवश्यक तंत्र भी प्रजातियों से भिन्न होते हैं। यह कहा जा सकता है कि प्रजातियों को अपनी सीखने की क्षमता पर जैविक बाधाएं होती है। एक जीव जिस तरह का एसएस या एसआर सीखना आसानी से प्राप्त कर सकता है, वह उस सहचर्य तंत्र पर निर्भर करता है जो उसे आनुवांशिक रूप से प्राप्त या जिसके लिए वह तैयार है। एक खास तरह की सहचर्य शिक्षा वानरों या मनुष्यों के लिए आसान है, लेकिन बिल्लियों और चूहों के लिए यह बेहद मुश्किल है और कभी-कभी असंभव हो सकती है। इसका मतलब यह है कि कोई व्यक्ति केवल अपने सहचर्यों को सीख सकता है जिसके लिए वह आनुवांशिक रूप से तैयार है। ओके, उसके बाद हम जान लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हम सीखने की अक्षमता वाले छात्रों की पहचान कैसे करते हैं? इसमें तो आपका ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए कि सीखने की अक्षमता वाले छात्रों का प्रयोग कैसे करते हैं। आपकी बुक में है कि जो मुख्य रूप से जो है इन्हें एक तरीके का विकार है, ये सीखने की अक्षमता जिन व्यक्तियों में हो जाती है उन्हें कई बार आपके जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है। इसमें हम देख लेते हैं क्या है। सीखने की अक्षमता एक सामान्य शब्द है। यह सीखने, पढ़ने, लिखने, बोलने, तर्क करने और गणितीय
गतिविधियों के अधिग्रहण में कठिनाई के रूप में प्रकट विकारों के लिए विशेष समूह को संदर्भित करता है। यानी कि जब व्यक्ति सीखने की अक्षमता से पीड़ित होता है, यह एक तरीके का विकार है, तो उन्हें किन किन प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वह सीखने, बोलने, लिखने, तर्क करने, गणित के सवाल वगैरह निकालने में बहुत ही कठिनाई का अनुभव करता है। ऐसे विकारों के स्रोत बच्चे में अंतर्निहित है, बच्चे के अंदर पाए जाते हैं। यह माना जा सकता है कि ये कठिनाइयाँ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के कामकाज की समस्याओं से उत्पन्न होती हैं। यह शारीरिक विकलांगता, संवेदी दुर्बलता और बौद्धिक अक्षमता के साथ या उसके बिना भी हो सकती है। ओके, तो आज का हमारा ये 6th चैप्टर होता है कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर की वीडियो देखने के लिए आप इसी चैनल पर बने रहें और इस लेसन के आपको जो इम्पोर्टेंट नोट्स एंड PDF इसी चैनल की ऑफिशियल वेबसाइट पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ओके, किसी भी प्रकार का डाउट वगैरह आपको है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। ओके।